हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था टॉपिक 6.2 जो कि था न्यूट्रिशन। वो हमने देख लिया है। उसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दिखा दिए थे, बोल दिए थे। अगर आप लोगों को डाउट होगा तो मैं लिख के भी दे दूंगा। अब जो हम लोग नया टॉपिक देखने जा रहे हैं वो उसी चैप्टर का अगला टॉपिक है, टॉपिक 6.3, दैट इज रेस्पिरेशन। अच्छा, इसको देखने से पहले रेस्पिरेशन में मतलब मेन चीज़ ये रहेगी कि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। तो अभी हम मतलब समझेंगे कि हम ऑक्सीजन इनहेल क्यों कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल क्यों कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, कहाँ से आ रही है, कैसे हमारी बॉडी में जाती है, कैसे डिजॉल्व होती है, कैसे सेल्स तक पहुँचती है और क्यों, क्या रीज़न क्या है, ऑक्सीजन ही क्यों ले रहे हैं, क्या रीज़न भी तो होना चाहिए कोई। हमारी मर्जी हम कुछ भी लें लेकिन ऑक्सीजन ही क्यों ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो उसको देखने से पहले कुछ पुरानी बातें। हमने जो पहला वाला टॉपिक देखा था न्यूट्रिशन, उसमें हमने ये समझा कि जो फूड है जो अपने बाहर से लिया उसका एक ही पर्पज़ है कि उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाए इतने स्मॉल एलिमेंट्स में कि उससे हम एनर्जी निकाल सकें। अच्छा, उस एनर्जी का क्या काम आएगा? उस एनर्जी से हम अपनी बॉडी को रिपेयर करेंगे, बॉडी का मूवमेंट और जो भी डैमेज टिश्यू है उनका रिपेयर, रिबिल्ड, ये सब चीज़ों में काम करेगी बॉडी हमारी। तो फूड टू एनर्जी। अच्छा, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें डिफरेंट वेज से फूड को एनर्जी में चेंज किया जाता है। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें क्या होता है, डिफरेंट वेज होते हैं जिससे फूड को एनर्जी में चेंज करते हैं। तो जैसे हम लोग ह्यूमंस में अलग अलग एक वे है, बैक्टीरिया में देखा जाए तो कुछ अलग वेज होगा, ईस्ट है उसमें अलग वेज है, तो सब में अलग अलग वेज होते हैं जिससे हम चेंज करते हैं। हमें अभी ध्यान देना ह्यूमंस पे, ठीक। तो एक हम थोड़ा सा मैं आपको एक प्रोसेस समझाना चाह रहा था। तो जब हमने फूड लिया, फूड में हमने कुछ भी खाया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, तो जब उसको हमने लिया उसको ब्रेक डाउन किया गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, उसको ब्रेक डाउन किया गया सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो कि था ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। अच्छा, अब हमें ग्लूकोज से एनर्जी निकालनी है तो उसको हमें और ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तब उससे आके हमें एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज को पहले इंटरमीडिएट में ब्रेक डाउन किया जाता है जिसको कहते हैं पायरुवेट, PYRUVATE, पायरुवेट। अच्छा, जो पायरुवेट होता है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। जब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमको साथ में एनर्जी भी मिलती है। फिर जब हम और इसको आगे ब्रेक डाउन करते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है और साथ में और भी चीज़ें मिलती हैं। कभी कभी किसी किसी प्रोसेस में एथेनॉल है, किसी में वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हम एक्सहेल कर देते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस हुआ ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से एनर्जी, इस प्रोसेस को करने के लिए जो मेन चीज़ लगी थी वो थी ऑक्सीजन। क्या लगी थी? जो मेन चीज़ थी वो ऑक्सीजन थी। वो ऑक्सीजन कहाँ से आई? जो हमने बाहर से इनहेल करी। अब इसको थोड़ा सा डीप में जाके समझते हैं खाली इस प्रोसेस को। ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से एनर्जी। ग्लूकोज है 6 कार्बन, पायरुवेट है 3 कार्बन, 3 कार्बन के साथ जब पायरुवेट बना तो एनर्जी मिली और आखिरी में जब पायरुवेट को हमने ब्रेक डाउन किया तो एनर्जी मिली। अच्छा, जितनी भी एनर्जी है इसको तुरंत ATP के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा। ये जो ATP है ये हमारी बॉडी की एनर्जी होती है। ये सब कहाँ हुआ? ये जो आखिरी वाला प्रोसेस है पायरुवेट से जो एनर्जी बनी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बाकी ग्लूकोज से जो पायरुवेट होता है साइटोप्लाज्म में होता है। अभी मैं आपको ठीक से समझाता हूँ इसके बारे में। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि 3 तरीके के पाथवे होते हैं। तो हम उन 3 तरीके के पाथवे पे थोड़ा सा पाथवे पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है मैंने अभी बताया था 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब जो ग्लूकोज है इसका पायरुवेट में ब्रेक डाउन होगा। किस में होगा? पायरुवेट में। ये साइटोप्लाज्म में होगा। सेल में मैंने बताया था साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। इसको हम कहेंगे पायरुवेट। जो पायरुवेट जब ये ब्रेक डाउन होगा तो साथ में एनर्जी भी निकलेगी। अब ये जो पायरुवेट है ये एक इंटरमीडिएट है। हमको फाइनल में एनर्जी चाहिए, खाली एनर्जी। तो ये जो ब्रेकडाउन होगा, लास्ट वाला ब्रेकडाउन, जो पायरुवेट से एनर्जी निकालने के लिए ये 3 तरीके से होता है। पहली चीज, अगर ईस्ट में जो होता है, पहले हम देखेंगे जो ईस्ट में कैसे होता है। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इसमें किसकी जरूरत नहीं होती? ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है? पायरुवेट को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, एथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस किस में? एथेनॉल, CO2 और एनर्जी। किसको? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया? पायरुवेट में। ये सब कहाँ? साइटोप्लाज्म में। ठीक, इतना तो बात क्लियर है, सबके लिए सेम रहेगी। लेकिन ईस्ट में इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन के, O2 जो लिखा है वो ऑक्सीजन है, सबसे टॉप पे देखेंगे।
बिना ऑक्सीजन के ईस्ट में पायरुवेट को ब्रेक डाउन किया जाता है एथेनॉल, CO2 और एनर्जी में। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एनएरोबिक। क्या कहते हैं? एनएरोबिक, मतलब इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं होगा, ईस्ट में ही होता है खाली, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे एनएरोबिक। क्या कहेंगे? एनएरोबिक। ये याद रखेंगे टर्म। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इन विच ऑर्गेनिज्म डज एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आप ईस्ट बताएंगे, और अगर व्हाट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन आया तो आप ऊपर वाली ये पूरी रिएक्शन लिख देंगे तो मजा ही आ जाएगा, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ऐसा लिख देंगे और थोड़ा सा इसको थ्योरी में समझा देंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, फिर अगर ऑक्सीजन नहीं थी, हमने ऊपर देख लिया, अब ऑक्सीजन है, सबसे नीचे देखेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये सब कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब ये जो प्रोसेस है कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये जो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में बदला था, उसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2 मतलब वाटर प्लस एनर्जी में ब्रेक किया जाएगा। किस किस चीज़ में ब्रेक किया जाएगा? पायरुवेट को CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अच्छा देखो, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमको एक्स्ट्रा क्या मिल गया था? एथेनॉल। यहाँ पे क्या हमें मिला? वाटर। ठीक है, फिर एक और इन दोनों से हटके प्रोसेस होता है। अच्छा, ये जो नीचे वाला प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन है, इसको हम कहेंगे एरोबिक। इसको क्या कहेंगे? एरोबिक। अब एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस लिखने को आ गया, तो ये आप लोग लिख देंगे कि जो एनारोबिक होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है और एरोबिक में ऑक्सीजन होती है। प्लस जो एनारोबिक है इसमें जो हमको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इसमें एथेनॉल, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिल रही है, और एरोबिक वाले में जो हमको प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2O मतलब वाटर और एनर्जी मिल रही है। तो ये दो मेन डिफरेंसेस हो जाएंगे। और एक और चीज़ हो सकती है, एनारोबिक ईस्ट में होता है और एरोबिक ह्यूमंस में होता है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, अब इन दोनों से हटके एक समय ऐसा भी आता है जैसे जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो, इंटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते हैं, कभी कभार बहुत मूड में आ जाते हैं और कस कस के बिल्कुल फुल फॉर्म में आ जाते हैं, खेलने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम उतनी सांस नहीं ले पाते हैं। जब हम सांस नहीं ले पाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे सेल्स में। तो स्पेशली ये होता है मसल सेल्स में, क्योंकि जब भी हम कुछ खेल रहे हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसमें जो रिलेटेड रहेंगी वो मसल से रहेंगी, मसल सेल्स ही रिलेटेड रहेंगी। तो ये स्पेशली हमारे मसल सेल्स में तो ऐसा होता है भी इंटेंसिव एक्सरसाइजेज हैं या फिर गेम है, उसमें जो ज़्यादा इस्तेमाल में हमारी जो सेल्स आ रही है मसल सेल्स हैं। तो मसल सेल्स में क्या होता है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है तो CO2 H2O की जगह, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की जगह दूसरा बायो प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। ये एक दूसरा बायो प्रोडक्ट है जो कि लैक्टिक एसिड है, और साथ में एनर्जी तो बनती ही है। एनर्जी से ही तो हम फिर अपने आप को जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हम कर पाएंगे, गेन मिलेगा। लेकिन ये जो लैक्टिक एसिड है जब ये ज़्यादा बन जाता है, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर दें या ज़रूरत से ज़्यादा भाग दौड़ कर लें, तो जब ये लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है तो ये एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, और जब ये इकट्ठा हो जाता है तो क्रैम्प्स, हमारे मसल्स पे क्रैम्प्स हो जाते हैं। देखते हैं हम लोग खेलते खेलते एकदम से हमारी मसल अकड़ जाती हैं, एक्सरसाइज जिम कर रहे हैं एकदम से हमारी मसल अकड़ जाती है और दर्द करने लगता है बहुत तेज। फिर उसको थोड़ी देर मसाज करें उस जगह की, या मालिश करें, या उस पर कुछ क्रीम लोशन लगाएं, क्रीम लगाएं तो ठीक हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये ड्यू टू बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड का क्यों बिल्डअप हुआ? लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण। जो पाथवे इसको लेना चाहिए था माइटोकॉन्ड्रिया में, पाथवे लेना चाहिए था पायरुवेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, वो ना लेके ये दूसरे पाथवे में चला जाता है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की जगह ये बना देता है लैक्टिक एसिड, जो कि जब एक जगह पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, तो क्रैम्प्स हमारे मसल्स को देता है और क्रैम्प में हमको पेन होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी गेम खेलें तो उसके लिए प्रैक्टिस हो। पहले से हम लोग ट्रेनिंग और प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को उतनी ऑक्सीजन इनटेक और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की भी आदत पड़ जाए। अब आगे हम देखेंगे ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। अच्छा, अब हमने इतना समझ लिया कि ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है। ये सब प्रोसेस से हमने ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से हमने समझ लिया, ग्लूकोज को हमने क्यों ब्रेकडाउन करना है ये तो हम जान गए, हमें एनर्जी चाहिए और इस प्रोसेस के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो रेस्पिरेशन है, जो मेन है कि हम ऑक्सीजन ले कैसे रहे हैं। अभी तक हम ये जान गए कि हम क्यों ले रहे हैं ऑक्सीजन, ये वाला आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हम ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं। अब हम देखेंगे ले कैसे रहे हैं ऑक्सीजन। ये जो रेस्पिरेशन है ये मेजरली क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें दो ही गैस का मेजर एक्सचेंज है,
जो कि है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 जो कि है ऑक्सीजन। तो पहले हम प्लांट्स में देखें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। किससे होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। और जो प्लांट सेल्स होते हैं इनके बीच में सेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि एयर एक सेल से दूसरे सेल की तरफ या स्टोमेटा के थ्रू उन इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाके हर सेल में जा सकती है बाय अ सिंपल प्रोसेस, जो कि इसका नाम होता है डिफ्यूज़न। एक सिंपल प्रोसेस, एक सिंपल तरीके से, जो कि गैसेज हैं स्टोमेटा में से अंदर जाती हैं और एक सेल से दूसरे सेल में चली जाती हैं, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न। अच्छा, नाइट और डे में थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। नाइट में क्या होता है? प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता नाइट में फोटोसिंथेसिस? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरी है। तो जो इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो एक्सचेंज में जो गैस बाहर निकल रही है वो खाली CO2 बाहर निकल रही है। कौन सी गैस बाहर निकल रही है? CO2। अब आप कहेंगे CO2 आई कहाँ से जो बाहर निकल रही है? अभी मैंने आपको पीछे प्रोसेस बताया था कि ग्लूकोज से पायरेट और पायरेट का ब्रेकडाउन हुआ। पायरेट का ब्रेकडाउन होने में क्या क्या बना? CO2 H2O प्लस एनर्जी। ये वही CO2 है, ये बाहर निकाल दी जाती है। इसीलिए रात में जो प्लांट्स हैं वो क्या एक्सहेल करेंगे? प्लांट्स खाली CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ड्यूरिंग डे, दिन के समय में तो सनलाइट है। अब सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस होने लगेगा। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ये जो CO2 है, ये जो वहाँ से बनी थी CO2 एरोबिक इंस्पायरेशन से CO2 बनी थी, तो ये CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी। मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट प्लस CO2 ही चाहिए होता है। सनलाइट, CO2 और वाटर भी चाहिए होता है। तो ये जो CO2 है ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो जाएगी और इसका रिलीज नहीं होगा। इसकी जगह किसका रिलीज होगा? जो कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है। क्या क्या बाय प्रोडक्ट है? ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो गैस है वो बाहर रिलीज कर दी जाएगी। और ये जो ऑक्सीजन गैस जब बाहर रिलीज हुई तो ये कहाँ जाएगी? इसको हम लोग इनहेल कर लेंगे। तो एक और जरिया जिससे प्लांट्स और एनिमल जुड़े हुए हैं वो जरिया ये है कि जो CO2 है ये रात में प्लांट्स एलिमिनेट करते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं करते, लेकिन इसी CO2 का प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ कर लेते हैं और CO2 को रिलीज नहीं करते, क्योंकि वो तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो चुकी है। और जो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट रहता है ऑक्सीजन, उसको बाहर निकाल देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। उसी ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल कर देते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग शहरों में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो स्नेक प्लांट आता है, उसको अपने बेडरूम, बाथरूम, डाइनिंग रूम ऐसी जगह पे लगाएं, क्योंकि वो एक हाईली ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। तो देख लिया कि प्लांट्स में कैसे क्या हो रहा था। अब हम थोड़ा एनिमल्स के बारे में देखेंगे। एनिमल्स में भी दो तरीके से हो रहा है। एक तो एनिमल हैं जो वाटर में रह रहे हैं और एक एनिमल जो हम लोग हैं जो एयर में, लैंड पे रहते हैं और एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। जो वाटर वाले एनिमल हैं ये क्या करेंगे कि ये वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ये उसको यूज़ करते हैं। इसके लिए इनके पास स्पेशली ऑर्गन्स होते हैं जो कि होते हैं गिल्स। तो क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन बहुत लेस अमाउंट में डिजॉल्व होती है, इसीलिए ये बहुत स्पीड में ब्रीथिंग करते हैं। कभी अगर आप ध्यान देंगे जो फिश होती हैं बहुत तेज मतलब हम लोगों से ज़्यादा माउथ खोल खोल के ब्रीथ करती हैं, और कुछ माउथ से जो इनकी जो वाटर होता है वो गिल्स में जाता है, गिल्स से उस वाटर से डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाली जाती है और फिर वो वही प्रोसेस जो होता है उससे उसी के जरिए ये उस ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं या ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, पायरेट और वो सब करते हैं, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया ही था। वहाँ जाएंगे एक्वेरियम में, आपके घर में मछली पली हो तो देखिएगा उनके माउथ के मूवमेंट के साथ उनका गिल का भी मूवमेंट हो रहा होगा साइमल्टेनियसली, और अगर आप उसको गिरने की कोशिश करेंगे तो वो जो मूवमेंट है वो हमारे ब्रीथिंग मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा होगा। यही एक्टिविटी 6.6 में समझाया गया है। गिल्स में इनके बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को गिल्स में वाटर से निकाल के ब्लड में पहुंचा देता है। अच्छा, अब हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग में क्या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में कैसा हो रहा है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से निकाल लेते हैं अपनी ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में एयर में होती है ऑक्सीजन, तो इसमें क्या होता है जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है इनके पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये काम करने के लिए। जो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये काफ़ी थिन होता है, मतलब काफ़ी पतला होता है, तभी तो गैस का एक्सचेंज हो पाएगा। क्योंकि ये इतना पतला होता है तो इसको प्रोटेक्ट करके भी रखना होगा, नहीं तो ये जल्दी डैमेज हो सकता है। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है।
इसीलिए कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसका एक अपना मैकेनिज्म भी है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है, उसी के बारे में हम देखेंगे। हम मेन देखेंगे ह्यूमन बीइंग में। अच्छा, अब ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से ले लेते हैं और मुंह से भी ले लेते हैं। मुंह से तो हम लोग ले रहे हैं, लेकिन मुंह से सांस लेना ठीक नहीं होता। जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हमको मिला है इवोल्यूशन के द्वारा, हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन आया है सांस लेने के लिए, वो है हमारी नोज। तो जब एयर नोज से ली जाती है तो क्या होता है, जब एयर नोज से ली जाती है वो हमारे बॉडी के अंदर जाती है एयर। नोज में दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे नोज में फाइन हेयर्स होते हैं, अगर हम चेक करेंगे तो नाक के अंदर बाल होते हैं, और कुछ म्यूकस होता है। म्यूकस जो हम लोग नाक छिड़कते रहते हैं वो हमारा म्यूकस होता है। इन दोनों का एक पर्पस है। इनका क्या पर्पस है, ये जो है बैक्टीरिया या फिर बाहर का डस्ट पार्टिकल, फंगाई, इन सबको हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं, जिससे बाहर के पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जाके कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कर पाए। एक बार जो एयर है वो नॉस्ट्रिल से निकलती है, नॉस्ट्रिल से निकल के वो थ्रोट में जाती है। थ्रोट हमारी जो गर्दन है उसमें चेक कर सकते हैं, ये हमारा थ्रोट है, चेक क्या कर सकते हैं, बस छू के देख सकते हैं। ये हमारा थ्रोट है। जो थ्रोट होता है ये रिंग ऑफ कार्टिलेजेस, मतलब ये पतली पतली कार्टिलेजेस की रिंग से ये चारों तरफ से कवर्ड होता है, जिससे कि ये कोलैप्स ना करे, नहीं तो ये कोलैप्स कर जाएगा। फिर थ्रोट के बाद कहाँ जाता है, लंग्स में। ये जो पाथवे है ये लंग्स में जाके छोटे छोटे और पाथवे में डिवाइड होता जाता है। मतलब ये ट्यूब सी है, एक ट्यूब है जो कि नोज से चली ट्यूब, नोज से कहाँ गई, थ्रोट में गई, थ्रोट से कहाँ गई, लंग्स में गई। अब लंग्स में जाके हमारे पास दो लंग्स हैं, वैसे ही थ्रोट से जाके दो में डिवाइड हो गई, दो लंग्स में चली गई, और लंग्स में जाके ये और छोटे 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 ट्यूब्स में डिवाइड हो गई। अब जो छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं वो एंड कर जाते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर में। किसमें, बलून लाइक स्ट्रक्चर में। इसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। अगर बहुत सारे मतलब ये हमारे सारे लंग्स के अगर सबको देखेंगे, सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इनका नाम होता है एल्वियोलाई। अगर हम एक की बात करेंगे तो एल्व्यूलर कहते हैं इसे, एल्व्यूलस। अगर हम एक की बात करेंगे तो एल्व्यूलस कहेंगे, और सारों की बात करेंगे तो एल्व्यूलाई कहेंगे। जो ये एल्व्यूलाई होता है, जो इसकी सरफेस होती है काफ़ी थिन होती है, और यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस करेगा। यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। जो एल्व्यूलाई की सरफेस होती है इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स मौजूद होती है। इसमें क्या मौजूद होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स। हमने पिछली वीडियो में देखा था जो हमारे विलाई थे कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स मौजूद थी। तो जहाँ पे भी हमारी बॉडी में कुछ भी एक्सचेंज होना है वहाँ पे भी मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्सचेंज हो रहा था। अब यहाँ पे भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो जहाँ पे भी हमारी बॉडी में एक्सचेंज हो रहा है तो इस बात का तो ध्यान रखें कि वहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स ऑलरेडी मौजूद होंगी। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो हम जब ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पे ब्लड का ही सबसे ज़्यादा रोल है। तो हमारी जो एल्वुलाई होते हैं इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं। अब ये क्या करेंगी, ब्लड वेसल्स जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं और डिफरेंट सेल्स हैं वहाँ से ये ब्लड लेके आती हैं। उस ब्लड में क्या होता है, CO2 होता है। उस ब्लड में क्या होता है, CO2 कहाँ से आया, अभी मैंने आपको बताया था, जब ग्लूकोज का पायरुवेट में ब्रेक डाउन हुआ, पायरुवेट का फिर जो ब्रेक किया गया तो उसमें CO2, वाटर और वो बना, एनर्जी बनी। तो ये जो CO2 होता है ये इसकी एफिनिटी डिजॉल्विंग एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन से ज़्यादा ये पानी में डिजॉल्व हो जाता है, इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व स्टेट में ही किया जाता है। तो ये जो CO2 है, जो ब्लड होता है, ये ब्लड बॉडी पार्ट से या डिफरेंट सेल से CO2 लाके एल्वुलाई में छोड़ देता है, और एल्वुलाई से जो हमने एयर से ऑक्सीजन ली है उस ऑक्सीजन को उठाता है और ये बॉडी सेल्स में ले जाता है। अच्छा, ये जो बहुत बड़े जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग है, इसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के प्रेशर से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, इसीलिए एक रिसिप्टेंट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक स्पेशल रिसिप्टेंट बहुत ज़रूरी है। तो वो जो हमारे ब्लड में जो स्पेशल रिसिप्टेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। जैसे ही ब्लड हमारा एल्वुलाई में पहुँचता है CO2 को छोड़ देता है। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन कम से कम 4 ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसको लेके जाता है उन बॉडी पार्ट्स में छोड़ देता है जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बॉडी पार्ट्स या सेल में छोड़ देता है जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और फिर वहाँ से वापस CO2 उठा लेता है, फिर एल्वुलाई में ले आता है। एल्वुलाई में जब ये CO2 होती है, ये हम सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो उसके साथ ये CO2 निकल जाती है। अच्छा, जब भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ एयर तब भी हमारे लंग्स में मौजूद रहती है। ऐसा नहीं कि हमारा लंग्स बिल्कुल खाली हो जाता हो। तो ये जो टाइम होता है इसी टाइम पे ये सब एक्सचेंज होता रहता है। अच्छा, एक बात और जिसका ध्यान देना है कि
मैंने बताया था कि ये जो सिंपल डिफ्यूज़न होता है, इसके प्रेशर से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एक प्लेस से दूसरी प्लेस में नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी बॉडी काफ़ी लार्ज स्ट्रक्चर है। तो इसको करने के लिए एक स्पेशल पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का यूज़ होता है, जो कि हीमोग्लोबिन है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का यूज़ होता है। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट यूज इन अवर बॉडी, तो आप लोग बहुत आराम से बता देंगे हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन की एक और खासियत होती है, ये हमारी बॉडी को ये हमारे ब्लड को रेड कलर भी प्रोवाइड करता है। आप लोग सब लोग बता सकते हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है और इसका काम क्या है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, उसका काम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सिंपल जो डिफ्यूज़न का प्रेशर होता है, उससे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं पहुँचाई जा सकती। इसीलिए एल्वेओलाई में जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तो ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट को यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। अच्छा, इस टॉपिक के एंड में भी कुछ स्पेशल क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज एन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अच्छा, इसमें ये पूछना चाहता है कि जो एक्वेटिक एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, जो पानी में रह रहे हैं, और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जो कि हम जमीन में रहते हैं, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की क्या एडवांटेज है एक्वेटिक के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इसको डिजॉल्व ऑक्सीजन लेनी होती है, जो कि पानी में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होती है। तो ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेने के लिए इसको फिशेस को या फिर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको काफ़ी हाई स्पीड से ब्रीथिंग प्रोसेस करना पड़ता है। और इनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी होता है, गिल्स होते हैं, जो कि मदद करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को वाटर से निकाल के ब्लड तक पहुंचाने में। और इसके अगर देखा जाए तो हमारी एडवांटेज ये है कि हमें एयर से ऑक्सीजन लेनी होती है, जिसमें बहुत सारी ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, तो हमको ज़्यादा स्पीड में करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास जो ऑर्गन रहता है वो होते हैं लंग्स। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको रिएक्शन वो चार्ट सा बना के दिखाया था, ये पूरा चार्ट आप लिख देंगे, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और बहुत अच्छा भी लगेगा। काफ़ी कलर पेनों का यूज़ करके आप इस चार्ट को बनाइएगा। ये देखिए, ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म, पायरुवेट 3 मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ये सब आप देखिएगा। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और ये लैक्टिक एसिड के बारे में भी बता चुका हूँ, ये हमको क्रैम्प देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम ध्यान दें, हाउ इज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग। ये भी मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होगी। ये जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ट्रांसपोर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। एल्वेओलाई की जो सरफेस होती है काफ़ी थिन होती है, और बहुत सारे इसमें ब्लड वेसल देयर आर हाई नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन एल्वेओलाई विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। तो जो CO2 है वो बहुत ज़्यादा वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिनिटी होती है इसकी वाटर में डिजॉल्व होने के लिए, इसीलिए ये डिजॉल्व फॉर्म में ही वो की जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन is and hence is mostly transported in the dissolved form in our body. Or to transport oxygen, a special respiratory pigment is used, which is hemoglobin which has a very high affinity towards oxygen and helps in transport of oxygen from alveoli to different body parts and cell। ये भी जान गए हम लोग। सिंपल सी बात थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व फॉर्म में, और जो ऑक्सीजन है वो विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि हीमोग्लोबिन है। मैंने जैसे आपको बताया वैसे लिखेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे। हाउ आर द लंग डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अच्छा, लंग्स को कैसे डिज़ाइन किया गया जिससे कि जो हमारा वो है वो मैक्सिमम हो जाए। इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि जो ऊपर से सिंगल ट्यूब आ रही थी, पहले तो ये 2 ट्यूब में बढ़ गई, जो 2 ट्यूब थी वो 2 लंग्स में चले गए, और ये जो ट्यूब थी ये छोटी बहुत सारी ट्यूबों में बढ़ गई, और ये जो छोटी बहुत सारी ट्यूब थी ये एंड हुई जा करके एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एल्वेओलाई कहेंगे। और ये जो एल्वेओलाई था ये बलून लाइक स्ट्रक्चर था, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स
मौजूद थी। तो इसके चक्कर में जो सरफेस एरिया था लंग्स का वो काफ़ी बढ़ गया। अगर हम देखें तो बहुत सारे एल्यूविलाई के चक्कर में सरफेस एरिया ऑफ लंग्स आर इंक्रीज विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और अदर गैसेस मतलब CO2 और ऑक्सीजन दोनों ही तो एक्सचेंज हो रही हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा डू यू नो भी दे रखा है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये सब हमको पता है स्मोकिंग क्यों इंजीरियस होती है हेल्थ को। एक तो ये जो स्मोकिंग होती है इसके जो अब तुम जरूरी नहीं है कि आप टोबैको वाली स्मोकिंग करें विदाउट टोबैको वाली स्मोकिंग करें, दोनों ही इंजीरियस हैं हेल्थ को, क्योंकि एक तो ये हमारी एल्यूविलाई की जो पतली सी लेयर होती है उसको बंद कर देती हैं, प्लस ये हमारे जो म्यूकस लाइनिंग है और थ्रोट की पतली लेयर होती है उसको भी बंद कर देती हैं, और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं सीलिया उनको भी ये बंद कर देती हैं, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी काफ़ी कम हो पाता है। लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। दिस सीलिया हेल्प, वही सब बातें जो मैंने बताई ये इनको बंद कर देती हैं, फिर हमको कोई भी बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। फिर यहाँ पे भी डू यू नो दे रखा है, इफ़ द एलोवेरा सरफेस वर स्प्रेड out it would cover about 80 मीटर स्क्वायर। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज। ये सब आप देख लीजिएगा, कोई खास बात नहीं है, बस इतना है इसमें खास बात कि 80 मीटर स्क्वायर एलोविलर सरफेस होती है। अगर हाँ मैंने बताया था कि डिफ्यूजन से नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर से नहीं हो पाएगा, इसी चक्कर में एक स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो कि हीमोग्लोबिन है उसका यूज़ किया गया है। अगर मान लो डिफ्यूजन से अगर हम कर रहे होते, अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र एक्सचेंज डिफ्यूजन से हो रहा होता तो 3 साल लग जाते हैं हमारे पैर से नोज तक ऑक्सीजन आते आते। कितने साल लग जाते हैं? 3 साल। 3 साल आपको लगता है कि हम 3 साल जीवित रह पाते बिना ऑक्सीजन के हमारे शरीर में? तो इसीलिए हमको काफ़ी थैंकफुल होना चाहिए हीमोग्लोबिन का। हम थैंकफुल कैसे होंगे, लेकिन हाँ ठीक है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है। ये सब इवोल्यूशन के कारण है। आगे अगर टॉपिक आएगा तो हम इवोल्यूशन भी देखेंगे। अच्छा, अब हम एक्टिविटी की तरफ ध्यान देंगे। एक्टिविटी 6.4 में ये दिखा रखा है कि जो पहले हम लोग एक चीज़ समझ लें, जो हमारे जो CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी ये लाइम वाटर के प्रेजेंस में आती है तो ये उसको मिल्की में चेंज कर देती है। मिल्की मतलब दूध जैसा बना देती है, दूध नहीं दूध जैसा बना देती है, एक अपीयरेंस दे देती है, दूध जैसा दिखने लगता है वो। तो ये दिखा रहा है कि कैसे हम लोगों को ये प्रूफ करके बताना चाहता है कि हमारी जो हम जो एयर एक्सेल कर रहे हैं उसमें CO2 प्रेजेंट होती है। तो हमको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में तो हमको मुंह से उसमें सांस फूंकनी है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमको पिचकारी से भरनी है हवा। तो जिसमें हम मुंह से भर रहे हैं उसमें बहुत जल्दी वो मिल्की हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो माउथ से जो हम एक्सेल कर रहे हैं वो CO2 एक्सेल कर रहे हैं, और जो पिचकारी से हम कर रहे हैं उसमें काफ़ी कम टाइम में हो पाएगी, क्योंकि एयर में CO2 कम प्रेजेंट है, ज़्यादा अदर गैसेस प्रेजेंट हैं। एक्टिविटी 6.5 देखेंगे तो ये है कि टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन एंड ऐड सम yeast to this. Take this mixture in a test tube fitted with one old cork. Fit the cork with a bent glass tube. Dip the free end of the glass tube into test tube containing freshly prepared lime water. What changes is observed in the lime water and how long does it takes for this change to occur? What does this tell us about the product of fermentation? अच्छा, इसमें क्या है कि जो एक हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें हमने शुगर सोल्यूशन डाल दिया और शुगर सोल्यूशन के साथ हमने उसमें ईस्ट डाल दिया। शुगर सोल्यूशन क्या है, बेसिकली शुगर सोल्यूशन ग्लूकोज ही है, उसमें हमने ईस्ट डाल दिया। तो आपको पता है ईस्ट क्या करेगा, ईस्ट उसको एनारोबिकली, क्योंकि ईस्ट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उसको ब्रेक डाउन करने लगेगा शुगर को। किस चीज़ में ब्रेक डाउन करेगा? CO2 प्लस एथेनॉल प्लस एनर्जी। तो जो CO2 है वो तो गैस है, वो राइज अप करेगी, और जब राइज करेगी तो हमने तो कॉर्क लगा रखा है टेस्ट ट्यूब में, तो एक हमने छोटी सी बेंट ट्यूब भी डाली है, तो उस ट्यूब के जरिए वो बाहर निकलेगी। और हम उसको बाहर कहाँ ले जा रहे हैं? दूसरे टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम सोल्यूशन डाला है। तो हम ये देख रहे थे कि जो लाइम सोल्यूशन है वो मिल्की हो जाएगा जैसे ही हम इसको डालेंगे, जैसे वो करने लगेगी CO2 के कॉन्टेक्ट में आएगी तो मिल्की हो जाएगा। तो इससे ये भी प्रूफ हो जाता है कि जो ईस्ट है वो उसको चेंज कर रहा है, फर्मेंट कर रहा है CO2 में। ठीक है, शुगर सोल्यूशन को इथेनॉल और CO2 में फर्मेंट कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके मुझको सपोर्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का 6.4 ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा। गुड बाय, आज के लिए इतना ही।